नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश मेरा वोट मेरी सरकार में आपका स्वागत है। एजेंडा के विशेष कार्यक्रम में हम आज खास तौर पर चर्चा करेंगे। इस चुनाव में कुछ नया हुआ है, कुछ चौंकाने वाला हुआ है। महज 13 महीने पली बनी एक पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दल का चक्का जाम कर दिया। 15 साल से सत्ता में बैठी कांग्रेस और उसके मुख्यमंत्री दोनों को धूल चटा दी। सत्ता पाने को लेकर इस पार्टी में कोई बेचैनी नहीं दिखती है और उनका साफ कहना है जिनके खिलाफ लड़े उन्हीं से हाथ मिलाकर सरकार कैसे बनाए। सवाल है, क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जीत भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या यह दूसरे सियासी दलों को भी अपने तौर तरीकों पर सोचने के लिए मजबूर करेगी? और साथ ही साथ क्या कांग्रेस अपनी हार से सबक लेगी और ये सोचने की कोशिश करेगी क्यों वो जनता से दूर होती जा रही है और क्यों उसको लगातार मिल रही है करारी हार? यही आज का एजेंडा। हमारी पार्टी में कौन लोग जीते हैं? जैसे राखी बिरला जीती है। कौन है राखी बिरला? कौन जानता है? एक सामान्य सी लड़की, छोट पत्रकार थी, उसने राजकुमार चौहान को हराया है। कितना बड़ा मंत्री। अशोक चौहान जीते हैं। कौन है अशोक चौहान? अंबेडकर नगर से। चौधरी प्रेम सिंह को 40 साल से चौधरी प्रेम सिंह जीत रहे हैं, उनको हराया। अखिलेश मणि त्रिपाठी मॉडल टाउन से जीते हैं। अखिलेश मणि त्रिपाठी कौन है? सिविल सर्विसेज। ये सारे आम आदमी थे। आम आदमी पार्टी हैज इन्वॉल्व a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that. वंशवाद, परिवारवाद, अवसरवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और नोटवाद, ये वो वाद हैं जिनसे मौजूदा राजनीति की पहचान होती है। इनके घालमेल ने आदर्श और विचारों की कब बलि ले ली पता ही नहीं चला। राजनेताओं ने व्यवहारिकता के नाम पर इस पतन पर अरसे तक पर्दा डाले रखा। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता ने बता दिया कि जनता पर तोहमत जड़ने वालों की मंशा ठीक नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने आदर्शवाद की एक बड़ी लकीर खींचकर सबको बौना कर दिया। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जीत नहीं पाई, लेकिन उसकी हार में ऐसी जीत छिपी है जिसकी धमक पूरे देश में सुनी गई। There is a great message in this election. The polity is changing. The Congress, as the oldest party and representative of the aspirations of all sections of society, have to factor in the message. We need to reorient ourselves. जो लोगों ने वोट दिया है उससे ये साफ होता है कि अगर कांग्रेस के खिलाफ उनको भाजपा छोड़ करके कोई और विकल्प दिखेगा तो उसको वो अपनाएंगे। सवाल यह है कि आखिर जनता विकल्प क्यों तलाश रही है? उसके लिए अरविंद केजरीवाल के उठाए मुद्दों को देखना होगा। अरविंद के मुद्दे किसी असंभव सपने की बात नहीं करते थे, बल्कि रोजाना की जिंदगी में तब्दीली की आस जगाते थे। भ्रष्टाचार, साफ सुथरी राजनीति और आम आदमी के अधिकार, ये वो मुद्दे थे जिनके सहारे अरविंद ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। भ्रष्टाचार दूर होएगा तो शिक्षा सुधरेगी, भ्रष्टाचार दूर होएगा तो स्वास्थ्य सुधरेगा, अस्पतालों में दवाइयां मिलेंगी, सड़कें ठीक बनेंगी, बिजली के दाम कम होंगे, पानी के दाम कम। ये जनता को समझ आ गया, नेताओं को नहीं समझ आता। अरविंद की सफलता में स्थापित राजनीतिक दलों की असफलता छिपी है। उनके चेहरों पर सत्ता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के साथ दगा करने का दाग अब और साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे गंभीर आरोप रखते रहे हैं, तो बीजेपी पर धर्म को भुनाने, सांप्रदायिकता को हवा देने का आरोप है। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद, बाहुबल, भ्रष्टाचार और सिद्धांतहीन राजनीति का आरोप है, तो बीएसपी पर तानाशाह नेतृत्व, भ्रष्टाचार और दलित आंदोलन के मूल मुद्दों को भुलाने का आरोप है। उधर तमाम धड़ों में बिखरा लेफ्ट जनता से संवाद बनाने में नाकाम रहा है। देश के दूसरे तमाम राज्यों में भी पार्टियां और उनका नेतृत्व जनता से काफी दूर नजर आता है। इस माहौल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तीसरा विकल्प ही नहीं पेश किया है, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति का भी नमूना पेश किया है। इसने बताया है कि जब राजनीतिक दल व्यवस्था नहीं सुधार पाते तो जनता कमान अपने हाथ में ले लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जी हां, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर है, बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से बात करेंगे और दिल्ली से साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे CNBC आवाज के एडिटर संजय फोगलिया। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, शुरुआत आपसे। सवाल इस बात को लेकर, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक सवाल नंबर 1 आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला, और दूसरी बात जिस तरीके से आम आदमी पार्टी
ने दूसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस का समर्थन देने के संकेतों के बीच भी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की, ये किस बात का संकेत है? जिस तरीके से अश्विनी कुमार कह रहे हैं कि भारत की राजनीति बदल रही है और हमको अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्या उस संदर्भ में इसको समझना चाहिए? संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, संजय पुगलिया जी। ओके, मुझे लगा संजय सिंह जी से। जी जी। देखिए, ये भारत की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार बदलाव है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी धुरंधर पार्टियां अचानक राजनीतिक शुचिता की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। ये दबाव बड़ा गहरा है और दिल्ली की एक छोटी सी विधानसभा ने इसको क्रिएट किया है, वहां के चुनाव ने क्रिएट किया है। इसलिए अब जो अगला सबसे बड़ा नैरेटिव अनफोल्ड होगा और जिसको हमको देखना होगा कि ये दोनों पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए कैसे कैसे परिवर्तन करती हैं अपने राजनीतिक चरित्र में। हिपोक्रेसी को और दुमुंहेपन को एक सीधी चुनौती अब मिली है, जिसका जवाब तो इन दोनों पार्टियों को क्रेडिबल ढंग से देना ही पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो स्थिति पैदा हो गई उसमें यह कि बीजेपी भी कह रही है कि हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, उधर आप भी कह रही है कि भाई हम किसी से ना तो समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। ये वही देश है जहां पर अपनी सरकार बनाने के लिए सांसदों को न केवल तोड़ा और विधायकों को न केवल तोड़ा जाता बल्कि पैसे के बल पर खरीदा भी जाता है। कई उदाहरण है झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक। आज ऐसी स्थिति क्यों है कि सारी पार्टियां आप चुपचाप बैठी हुई हैं और कोई भी कह रही है हम सरकार नहीं बनाएंगे? ऐसा क्यों? क्या यह बदलाव का पहला संकेत है? बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि जिस तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास 28 हैं, हम किसी से समर्थन नहीं लेंगे और हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके पीछे एक लंबी सोच है, एक रणनीति है, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में भी एक शानदार ओपनिंग करने का मौका मिला हुआ है, तो वो मौका परस्ती के ट्रैप में क्यों पड़े? तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस तो उनको मेंटेन करना है। बीजेपी के सामने यही मुसीबत है कि राजनीतिक बेईमानी करते हुए नजर आएंगे और लोकसभा चुनाव के पहले प्रामाणिकता का क्या होगा? तो बिल्कुल ही साफ सुथरी राजनीति करने की मजबूरी इसीलिए आ गई है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा नहीं रहे हैं, शायद उनके बुलावे का इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के विधायक। जी, बुलावे का इंतजार। कमल शंकर अय्यर जी, आपकी पार्टी भी कह रही है और राहुल गांधी ने भी कल कहा था कि हमें आप से या आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है, रीओरिएंट करने की जरूरत, हमारे अंदर खामियां बहुत हैं। आज जिस तरीके की मीटिंग हुई उसमें भी इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है इतनी पुरानी पार्टी है, इसको अपने बदलने में वक्त लगेगा। क्या यह सच है? क्या अभी 3 महीने के अंदर वो बदलाव नजर भी आएगा इफेक्टिव तरीके से? मुझे लगता है कि कुछ नजर तो आएगा ही, लेकिन आपका कहना सही है कि इतने पुराने पार्टी में एक बहुत बुनियादी परिवर्तन लाने में समय लग सकता है। तो हमें तो हार जीत दोनों का अनुभव है और हम 120-22 साल से इस देश की राजनीति से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि जो अहंकार हम सुन रहे हैं इन लोगों के तरफ से जिन्होंने कल का चमत्कार किया, शायद उसको कम करने की जरूरत है और हमारे जैसे उनको भी सोचना है कि बहुत कुछ और सीखने का है। हम तो 122 साल के बाद कह रहे हैं कि हम आपसे सीखेंगे, अब थोड़ा बहुत वो भी हमसे कुछ सीख लें। जी, बट आप ही के पार्टी के सत्यव्रत चतुर्वेदी जी है जिनका यह कहना है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को आपसे सीखने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी को खुद अपने आप से सीखने की जरूरत है। क्या वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा और राजस्थान और दिल्ली में आपका सूपड़ा साफ हो गया? हमें दोनों तरफ से सीखना है। जैसा राहुल गांधी ने कहा, हमें आप पार्टी से सीखना है और जैसे सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा, हमें अपने से भी कुछ सीखना है। अब अपने से सीखने के लिए उमाशंकर दीक्षित साहब का रिपोर्ट तकरीबन 25 साल से हमारे हाथ में है और एंटनी इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट भी है जो 1999 में तैयार किया गया था और जिनके सारे सिफारिशें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्वीकार की, लेकिन आज तक एक को भी अमल में नहीं लाया। तो ये नहीं है कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं, ऐसा है कि जो राजीव गांधी ने कहा था शताब्दी के अवसर पर कि सत्ता के दलाल हैं जो कि जिन्होंने की पार्टी का कब्जा किया है, अब राहुल जी के हाथ में है कि इन सत्ता के दलालों को हमारे पार्टी से भगाएं
और कि हमारी पार्टी का जो इंतजामात है, जो 20वीं सदी में बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, इस 21वीं सदी में उसका चरित्र बदलना है और जनता के बीच में ले जाना है। और यहाँ जो उनके पिताजी ने किया पंचायत राज लाने का, जो हमारे चुने हुए पंचायत राज प्रतिनिधिगण है तकरीबन 10 लाख, इनका इस्तेमाल करना चाहिए अपने पार्टी को बुलाने के लिए। ये सब 2-3 महीने में होने वाली चीज नहीं है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि जो सरकार 2014 में बनेगी और शायद वो गैर कांग्रेस सरकार होगी कि वो ज्यादा दिन टिकने वाली है। और फिर एक और चुनाव आएगा कोई 2 साल के बाद, और उस बीच में शायद एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है हमारी पार्टी में। और मणिशंकर जी, आप इसका लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हार मान लिया? आपने कहा कि जो गैर कांग्रेस सरकार बनेगी उसका ज्यादा चलना नहीं और उसके बाद फिर चुनाव हो जाएंगे। क्या कांग्रेस ने ऑलरेडी कंसीड कर लिया है डिफीट अपनी? मैं कांग्रेस में कोई अधिकारी नहीं हूं जी, मैं एक आम कार्यकर्ता हूं और मैंने अपनी निजी नजरिया आपके सामने पेश किया है जी। और आपने भी मुझे कोई कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं बुलाया है, मुझे निजी लिहाज से बुलाया है और मैंने अपने नजरिए में जो है वो आपके सामने पेश किया है। हमारे जो औपचारिक और स्पोक्स पर्सन हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि हम इंतजार कर रहे हैं क्या हमारी बहुत बड़ी जीत मई महीने में होने वाली है। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर जी अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1999 में जो है वो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, 14 साल हो गए, आज तक उस पर एक भी अमल नहीं हुआ है। और राजीव गांधी का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता के शीर्ष पर, सत्ता के तमाम प्रतिष्ठानों पर जो है वो तमाम दलाल बैठे हुए हैं। क्या ये सच्चाई है जिससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आज निपट नहीं पा रही, सोनिया गांधी निपट नहीं पा रहे हैं? देखिए, मणिशंकर अय्यर जी का एनालिसिस बहुत ही टू द पॉइंट है कि अब इनको बहुत देर से कल के झटके के बाद पहली बार उन्होंने ये कहा कि हम लोग, अप्रत्याशित था ये सोनिया गांधी जी के लिए कहना कि हम अब चुनाव के पहले उचित समय पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे। ये उस ब्रूटल सर्जरी की तरफ और पार्टी में रीथिंक की तरफ का पहला कदम होगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त है, 2014 के पहले ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए किसी क्रूर सर्जरी की शुरुआत का एहसास अगर करा दें तो इनकी जो बातें सुनने वाले लोग हैं, इनके जो वोटर हैं, शायद जो इनसे बेरुखे हो रहे हैं, इनकी तरफ देख लें। लेकिन अब वक्त बचा नहीं है और अय्यर साहब ठीक कह रहे हैं कि 2014 के बारे में अंदरूनी एनालिसिस कांग्रेस पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता को पता है। बट जब राजीव गांधी नहीं कर पाए इस पूरे काम को, जब 14 साल लग जाते हैं, तो अब यह कैसे मान लिया जाए कि भाई बहुत जल्दी ये हो जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी की हार एकदम स्पष्ट सुनिश्चित लिखी हुई है इसके, और इस नियति के इस अंदाज के आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी संजय जी, आपसे पूछ रहा हूं। सवाल कर रहे हैं? जी संजय जी, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, बिल्कुल देखिए, इनको ये अंदाज हो गया है और मुझे इसी बात का अफसोस है कि ये जो एनालिसिस है, कांग्रेस पार्टी के इस वक्त के डिसीजन मेकर्स को मालूम था कि ये समस्याएं हैं, इनसे मुक्ति पानी है। गलती कहां हुई है? राहुल गांधी ने यह सोचा हुआ था कि 2014 के नतीजों के बाद अपना ट्रांजिशन प्लान अनफोल्ड करेंगे। तब तक इनकी पार्टी का पूरा नई पीढ़ी आ जाती, सब कुछ बदल जाता। अगर ये विपक्ष में बैठते, किसी वजह से सत्ता में आ जाते या इनके समर्थन से कोई सरकार चल जाती, तो शायद वो ट्रांजिशन धीरे चलता। दुर्भाग्य की, इस पार्टी के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत लेट से ये जागे हैं उस पर एक्ट करने के लिए, जो डायग्नोसिस इनको पता है कि क्या करना है। अब जो होने वाला है, राहुल गांधी को कहीं यह रियलाइजेशन है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो एक प्रधानमंत्री का कोई दूसरा कैंडिडेट प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसको इनकी लड़ने के पहले हार के रूप में न देखा जाए, उसको भी एक कैमोफ्लाज करना होगा, कवर करना होगा। दिक्कत यह हुई है आशुतोष कि पॉलिटिकल कंटेंट, पॉलिटिकल थिंक टैंक, पॉलिटिकल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व में गायब था और उसका बड़ा भारी डैमेज इनको उठाना पड़ा, बहुत भारी उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। राजीव प्रताप रूडी साहब, हमारा संपर्क हो गया। राजीव प्रताप रूडी जी, सवाल इसी बात को लेकर जो मैंने शुरुआत की थी बातचीत की, भाई दिल्ली के अंदर आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे हैं और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ जब आपकी पार्टी ने जोड़ तोड़ नहीं किया हो। आज हर्षवर्धन जी कहते हैं हम जोड़तोड़ की राजनीति में यकीन नहीं करते हैं। क्या वाकई में जोड़तोड़ की राजनीति से आप लोगों ने तौबा कर लिया है, या कहीं यह लगता है कि अगर आपने किया और आम आदमी पार्टी ने अगर आपको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दे तो लेने के देने पड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव में उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? यह राजनीतिक मजबूरी है, यह क्या है?
देखिए, जो जोड़ तोड़ की बात आप कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर एक राष्ट्रीय पार्टी ये कहती है, और ये बात हम लोगों ने आज नहीं कल ही कह दिया था, और मैंने तो अपने आप ही कह दिया डाला था कि कोई गुंजाइश नहीं है कि हम लोग किसी भी पार्टी को या तो समर्थन देंगे या समर्थन लेंगे। यदि हमारे अपनी ताकत पर अगर हम सरकार बना सकते हैं तो बनाएंगे, नहीं तो इंतजार करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी एज ए नेशनल पार्टी ने ये स्टैंड लिया है, कांग्रेस तो स्टैंड ले ही नहीं सकती है क्योंकि उनके पास ना वो संख्या है और ना ही वो स्थिति में है। तो अगर बीजेपी एक नेशनल पार्टी की हैसियत से ये स्टैंड लेती है, हमारी बातचीत राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी से हुई और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में हम किसी जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं उतरेंगे और ये हमारा संकल्प है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस बात के लिए आपको सराहना चाहिए, आपको प्रशंसा करना चाहिए। आपने कहा सराहना होनी चाहिए और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। निश्चित रूप से यह कदम प्रशंसनीय, अगर भारतीय राजनीति के अंदर जोड़ तोड़ बंद हो जाए, आयाराम गयाराम की पद्धति खत्म हो जाए। लेकिन राजनीति सत्ता का खेल होता है, राजनीति ताकत का खेल होता है। राजनीति, एक जमाने में चंद्रशेखर जी कहा करते थे, असंभावनाओं को साधने का काम होता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, और 40 पार्टी 40 सांसदों को लेकर सरकार बना ले, ये काम आपने उत्तर प्रदेश में बखूबी किया है राजीव प्रताप रूडी जी, झारखंड में भी आपने बखूबी किया और 1998 में सरकार बनाने के लिए भी आपने बखूबी किया। आज ये आत्मचिंतन क्यों? अगर ये बेहतर आत्मचिंतन है तो इसे आप पुराने तुलना से क्यों जोड़ना चाहेंगे? और अगर ये परंपरा स्थापित हो जाती है कि हम अपनी ताकत, जो भी हमारी ताकत है उस ताकत पर सरकार बनाए, अगर हमें मैंडेट नहीं मिला तो हम उस मैंडेट को जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए उसमें नहीं लगेंगे। मैं समझता हूं कि ये अच्छा एक लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित हो रही है और हमें उसे कायम रखना चाहिए। जी, अब आप कह रहे हैं कि अच्छी परंपरा कायम हो रही है, उसको स्थापित। मेरा सवाल लेकिन इससे थोड़ा सा अलग सवाल यह कि क्या ये आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से जन समर्थन मिला है एक नैतिक राजनीति के लिए, क्या ये उसका इंपैक्ट है, उसका डर है, या एक समझ बनी है कि इस तरीके की राजनीति अब हम कभी नहीं करेंगे और ये एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल आपकी पार्टी का होने जा रहा है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, अब कभी भी जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ पर सरकार नहीं बनाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अभी परीक्षा, स्वाभाविक तौर से जब हम लोग शुरू में कहते थे कि आम आदमी पार्टी आई है, हमें भी विश्वास नहीं था कि इतनी सीटें उनको मिलेंगी। लेकिन जब इतनी सीटें मिली है तो हम स्वागत करेंगे कि प्रतिपक्ष और वो अब उनके विधायक अब फील्ड में आ जाए और जो जनता की सेवा होनी चाहिए वो अब शुरू करें, तो ताकि आने वाले दिनों में उनकी परख भी हो जाए कि वो इस व्यवस्था में भी काम कर सकते हैं। और अभी आने वाले दिनों में जब स्कूल के एडमिशन प्रारंभ होंगे और जब लोगों के बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं आएगा और तब वर्कर कहेंगे कि इसमें नाम होना चाहिए, और उस समय किस तरह से आप हैंडल करते हैं जब आपका नाम किसी सूची से गायब हो या आप किसी क्यू में खड़े हो। और वो दूसरा सवाल है, तो वो दूसरा सवाल, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये आपकी पार्टी का ये नया उसूल, नया सिद्धांत है कि अब हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे? ये सिद्धांत हम मान लें अब कभी नहीं होगा? देखिए, ये असूल तो हमेशा हर राजनीतिक पार्टी के लिए होना चाहिए, और अगर हम उसको लागू करते हैं तो उस पर भी आपको आश्चर्य होता है। अगर हम दूसरा काम करते हैं तो उस पर भी बहस है, अगर सही काम करते हैं तो उस पर भी बहस है। लेकिन एक बात मैं आशुतोष जी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के प्रति और राजनेताओं के प्रति जन भावनाओं का एक रुख उत्पन्न हो रहा है, और मैं समझता हूं कि कल जो परिभाषा है विधायकों का, सांसदों का, और जिस रूप से देश के लोग और दुनिया के लोग भारत में सांसदों को देख रहे हैं, वो छवि सुधारने की आवश्यकता है। और वर्तमान प्रणाली जिसमें अल्पमत बहुमत पर राज करता है, उस व्यवस्था में मैं नहीं समझता हूं कि जब तक जीते हुए जनप्रतिनिधि कार्यपालिका के भाग होंगे, जो कानून बनाता है वो कानून लागू करता है और इस विभाग का मंत्री बनता है। मुझे लगता है कि जब तक इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया तब तक वैसे लोग राजनीति में आते रहेंगे जिनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, और ये जोड़ तोड़ की राजनीति इस व्यवस्था में चलती रहेगी। कहीं न कहीं एक बार जब हम लोगों ने कानून, किस देश में होता है कि विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए हमें एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं चोर नहीं, मैं डकैत नहीं, मैं हत्यारा नहीं, मैं बलात्कारी नहीं। आखिर किस दुनिया में होता है? जिन विधायक जो जीत के आते हैं उनके लिए कानून बनाया जाता है कि कहीं भग के नहीं चले जाए, उनके लिए कानून बनाया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। राज्यसभा का चुनाव होता है तो गोपनीयता नहीं रखी जाती है, हर पार्टी के विधायकों को दिखा के वोट देना होता है। तो जब परंपराएं इतनी बिगड़ चुकी हैं, इस व्यवस्था में इतना काला स्पॉट आ चुका है, तो बहुत कुछ उम्मीद करना मुझे उचित नहीं लगता है। लेकिन चलिए, इस प्रयास में
हम लगे हैं, शायद आने वाले दिनों में इसमें कुछ परिवर्तन हो सके। बिल्कुल, हमारे साथ अब आप पार्टी के आपके संजय सिंह भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। दरअसल उनके साथ हमारा जो वीडियो लिंक होना था वो वीडियो लिंक नहीं हो पा रहा। संजय जी, अभी हमने मणिशंकर अय्यर जी को सुना और साथ ही साथ हम राजू प्रताप रूडी को भी सुन रहे। काफी बेबाकी से बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं राजू प्रताप रूडी जी ने कहा कि भाई अब वो समय आ गया जब हमें कहीं ना कहीं जोड़तोड़ की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जब मैंने ये सवाल किया कि भाई क्या आपका असर है, तो शायद उसका जवाब उन्होंने उस तरीके से नहीं दिया। क्या आप जो ये है कि आज आप नई पार्टी आई है, नया नया आपका चेहरा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चेहरा, ये राजनीति बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी आप दे सकते हैं? निश्चित रूप से ये गारंटी तो हम पहले दिन से दे रहे हैं और इस देश के अंदर जोड़ तोड़ की राजनीति खत्म होनी चाहिए। ये जो सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए जिन पार्टियों के खिलाफ हम बोलते हैं, चुनाव के बाद उनके बारे में मीठी मीठी बातें करके एक दूसरे के साथ बैठ के मिलकर सरकार बना लेते हैं, ये परंपरा इस देश के अंदर बंद होनी चाहिए। आप एक नीति के आधार पे, एक कार्यक्रम के आधार पे एक पार्टी का विरोध करते हैं, फिर उन्हीं पार्टियों के साथ आप समर्थन करके सरकार बनाते हैं, तो जनता के बीच में गलत संदेश जाता है। 105 मंत्री बने थे कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में, एक से एक हिस्ट्री सीटर्स मिनिस्टर बना दिए गए थे। सुखराम को मिनिस्टर बना दिया गया था जब हिमाचल प्रदेश में जरूरत पड़ी। जिस सुखराम का टेलीकॉम घोटाले के नाम पे विरोध हुआ था उसको मंत्री बना दिया गया था। लोकतांत्रिक कांग्रेस तोड़ के बनाई गई थी और फिर सरकार बना दी गई थी। 6-6 महीने की मायावती के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। तो ये सारे उदाहरण जो देश की राजनीति में आए, उससे कोई बहुत सकारात्मक संदेश राजनीति के बारे में नहीं गया। उससे यही गया कि बिल्कुल राजनीति को बिल्कुल एक अब अपने सुविधा के हिसाब से हमने एक हथियार बना लिया है, एक धंधा बना लिया है। बट संजय जी, सवाल इसी बात का राजू प्रताप रूडी जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी तक आप लोग आंदोलनकारी राजनीति कर रहे थे, अब आप एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हो गए हैं और तब राजनीति की जो नंगी सच्चाई है उससे रूबरू होना पड़ेगा। जब आपके कार्यकर्ता आपके पास आएंगे कि अपने बच्चों के एडमिशन की बातचीत करेंगे, राशन कार्ड बनवाने की बात करेंगे, और अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो वही कार्यकर्ता आपसे निराश होगा और तब राजनीति की नंगी सच्चाई आपको वही सब करने के लिए शायद मजबूर कर दे जो बीजेपी कांग्रेस तमाम राजनीतिक पार्टियां करने के लिए मजबूर होती है। उसका सामना कैसे होगा, कैसे उससे निपटेंगे आप लोग और कैसे उससे अलग रहेंगे? आशुतोष जी, सवाल ये है कि ये राजनीति शुरू कब से हुई? ये राजनीति पिछले 2 दशकों से शुरू हुई। उसके पहले ऐसी हालत नहीं थी राजनीति की। उसके पहले विधायक का क्षेत्र में सम्मान होता था, 50 लोग उसके पीछे टहलते थे। आज मोटी सोने की चेन पहन के 4 ठेकेदार टहलते हैं विधायक के साथ और सांसद के साथ। 20 लोग बंदूक लेके आगे पीछे टहलते हैं। क्या, किस तरीके के लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं और किस तरीके के लोकतंत्र की स्थापना हम लोग कर रहे हैं? अब उन चीजों को बदलना पड़ेगा और बिल्कुल स्पष्ट बातें करनी पड़ेगी जनता के साथ भी कि भैया जो जायज काम है, जो सही काम है, आपके लिए पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, चिकित्सा शिक्षा का मुद्दा है, उसके लिए हमने संघर्ष करने का वादा किया है आपसे और हम आपके लिए संघर्ष करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम आपके मुद्दे उठाएंगे, लेकिन ये व्यक्तिगत संतुष्टि करके और अपना एक बेनिफिशियरी ग्रुप 20-25 हजार लोगों का तैयार करके और उनको रुपया बांट के और दारू पिला के आप चुनाव में वोट लेके विधायक और सांसद बन के अगर आप इस देश की लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है देश के लोकतंत्र के साथ ये धोखा है। तो स्पष्ट बात जनता के साथ भी करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि स्पष्ट बात जनता से भी करनी पड़ेगी, लेकिन राजनीति अपने आप एक अलग तरीके का खेल है। मणिशंकर जी, जिस तरह संजय सिंह इशारा कर रहे हैं कि भाई एक अलग तरीके की राजनीति भी आपको करनी पड़ेगी, राजू प्रताप रूडी जी कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके की नंगी सच्चाइयां होती है आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को उपकृत करना पड़ता है, क्योंकि लोग इतनी तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप उनका रिजर्वेशन करा दीजिए, उनका टिकट खरीदवा दिए। क्या अब सच्ची बात जनता से कहने का हो गया कि भाई गैर कानूनी काम हम नहीं कर सकते और ना करेंगे? क्या यह साहस एक विधायक, एक सांसद, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर हो पाएगा? यह आसान है क्या? ये संघर्ष की बात अब भी कर रहे हैं जबकि चुनाव जीत चुके हैं जी। वो सरकार किसी तो सरकार को चलाएं। अरे कल तो ही चुनकर आए, तब तक वो घूम रहे थे सड़कों में। अब उनको पहुंचना चाहिए सचिवालय में, उनको मौका दिया जा रहा है जी। भाजपा ने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, तो दूसरी पार्टी ये है, ये तो बीजेपी के 4-5 सीट पीछे हैं। क्यों नहीं इस जिम्मेवारी को उठाते? वो कम से कम कुछ दिन तो चलाएं और दिखाएं कि कैसे कितने नेक पाक लोग हैं, कि खुदा ने उनको भेजा है यहाँ, देवता देवी हैं और इस देश को पूरा बदल देंगे। जी। करके तो दिखाएं, कमबख्त कर को दिखाएं।
पर आपको क्या लगता है, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से क्या ये सब संभव है क्या, कि जिस तरीके से आप व्यक्तिगत संतुष्टि की तरफ जाते हैं, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि चुनाव के वक्त यही कार्यकर्ता आपके पास आएंगे और तब आपसे सवाल करेगा आपने मेरा काम तो नहीं किया था, अब मैं क्यों आपको समर्थन दूं, क्यों आपके लिए लड़ाई लड़ूं? क्या यह संभव है क्या मणिशंकर अय्यर जी? देखिए, मेरे कोई सोने के चेन नहीं है जी, और मेरे इर्द गिर्द 4-5 पुलिस के लोग घूमते नहीं हैं जी, और 3 मर्तबा मैं जीत कर आया हूं मयिलाडुतुरई से जी, और मुझको लगता है कि जिस प्रकार का चित्र बनाया जा रहा है हर राजनीतिज्ञ का, और इसके आधार पर ये जीत कर आए हैं जी, ठीक है, चमत्कार किया, मुबारक हो, लेकिन जो 90% मेरे साथीगण हैं पार्लियामेंट में, न डाकू हैं, न बलात्कार करते हैं, न तो उन्होंने किसी का जान मारा, और हम में से बहुत से लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, जो कि ईमानदार हैं। अब इन सब पर पर्दा लगाकर ये जीत कर आए, ये कहकर कि हम ही अच्छे लोग हैं, सारी दुनिया में बाकी लोग जो इस लोकतंत्र में हैं वो सब गंदे हैं। चलिए, आप जीत चुके हो एक छोटी सी राज्य में, वहां तो कम से कम हिम्मत दिखाओ कि सरकार चलाओगे, और फिर देखेंगे 6 महीने के अंदर कि तुम्हें बेनकाब करेंगे या कि आप दिखा देंगे कि एक नई राजनीति करने का क्षमता है आप में। दिखाइए, कम से कम हमें तो दिखाइए। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मौका मिला है तो आप सरकार में आकर दिखाइए, राजनीति की नंगी सच्चाई से रूबरू होकर दिखाइए। छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे संजय सिंह से। साथ ही ये भी कि जो बात आप कह रहे हैं, चुनाव लड़ना, एक चमत्कार की तरीके से जीतकर आना और सत्ता में आकर सरकार चलाना और लोगों की शिकायतों का रूबरू करना, उसका सामना करना एक अलग चीज होती है। ये क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।